जी। सभी को नमस्ते। टीम माबूदी की ओर से व राजीव की ओर से आपकी सफलता के लिए मैं कामना करता हूं। आज हम लोग इतिहास पढ़ेंगे। इतिहास में हम लोग गुप्त साम्राज्य पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके पहले मैं कुछ चीजों को बताना चाहता हूं। ये बापू की सीख है ना। ये बापू की सीख बहुत अच्छी किताब है। आप जब जाएंगे गांधी संग्रहालय में, माँ गंगा के किनारे गांधी संग्रहालय गांधी मैदान के पास है, तो बहुत अच्छी अच्छी गांधी जी की आपको पुस्तकें मिलेंगी, है ना। तो इसमें से माई एक्सपेरिमेंट भी ट्रूथ भी है। पढ़ाई के समय में बहुत ज्यादा परेशानी होते हैं या मनोबल कभी कभी गिरता है, तो ऐसी किताबें आपके मनोबल को ऊंचा करेंगी और आप में जो लेखन क्षमता है, मेंस की तैयारी, अच्छी इंटरव्यू के लिए एक मौलिक सोच विकसित होगी, वो है ना। और इससे आपके जीवन में आप सर्वांगीण सफल होंगे। देखिए जैसे इसमें है ना, विद्यार्थी जीवन के कुछ अनुभव, नीति, धर्म, अदल, इंसाफ, सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, सत्य और अहिंसा का पालन, असत्य, चोरी न करना, अभय, अस्पृश्यता निवारण, शरीर श्रम, सर्वधर्म समभाव, नम्रता, स्वदेशी, सच्चा न्याय, अद्भुत त्याग, विद्याभ्यास, वाचन और विचार, शरीर, नशीली चीजें, गीता माता, है ना। बहुत अच्छी चीजें हैं। तो आप पटना गांधी संग्रहालय के पास से जाके सस्ता साहित्य मंडल वहां से ले सकते हैं या कहीं से भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह की किताब पढ़िएगा। ये पंचतंत्र की कथाएं हैं, बस ऐसे ही। जैसे इसमें कुछ और भी अच्छी किताबें हैं। 100 समस्याएं बीरबल की हैं, तेनालीराम की है, मुल्ला नसरुद्दीन की है ना। अब बस ऐसे ही पढ़ने के समय में मन को बहलाने के लिए, कुछ सीखने के लिए, है ना, मेंस की राइटिंग अच्छी करने के लिए, व्यक्तित्व के विकास के लिए, ये सब कुछ पुस्तकें जरूरी होती है। ये सिविल सेवा मुख्य परीक्षा का अध्यायवार मेंस का क्वेश्चन सॉल्व आंसर पेपर के साथ है मेरे। बस ये आपको दिखाने का मतलब ये है कि आप भी बीपीएससी मेंस आपको अभी देना है कुछ ही दिनों में, या जो भी परीक्षाएं दे रहे हैं, यूपी पीसीएस का रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट भी आ गया है, तो आप मेंस की तैयारी करें तो एक मॉडल जो भी हो, ऐसा नहीं है कि ये अरिहंत का ही लेना है। जो भी आपको पसंद आए मार्केट में देखिए, जाइए, देखिए, चीजों को देखिए, समझिए, और एक अच्छा सॉल्व पेपर का मेंस का ले लेना है, ठीक ना। इसमें ये यूपीएससी का है पाठ्यक्रम, पेपर 1 है, पेपर 2 है, पेपर 3 4 दिया हुआ। सॉल्व पेपर 2015 का ये मैंने लिया था उस समय। अब जैसे है कि भारत की प्राचीन सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया और ग्रीस की सभ्यताओं से इस बात से भिन्न है कि भारतीय उपमहाद्वीप की परंपराएं आज तक भंग हुए बिना परिलक्षित की गई। टिप्पणी कीजिए 200 शब्द। तो आप पढ़ेंगे, इसको देखेंगे, तभी तो आप चीजों को समझ पाएंगे कि कैसे लिखा गया है। महात्मा गांधी के बिना भारत की स्वतंत्रता की उपलब्धि कितनी भिन्न हुई होती, चर्चा कीजिए। पढ़ेंगे तो आप समझेंगे चीजों को। तो कई सारे प्रश्न इसमें हैं, ठीक है। अब समालोचनात्मक पूर्वक परीक्षण कीजिए कि क्या बढ़ती हुई जनसंख्या निर्धनता का मुख्य कारण है या कि निर्धनता जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण है। तो आप ऐसे इस तरह से जब आप इस तरह की अच्छी किताबें लेंगे तो मेंस के लिए आपको सोचना नहीं होगा। एक माइंड में आंसर फॉर्मेटिंग डेवलप होगा, एक अच्छी तैयारी आपकी होगी। आप समझ पाएंगे कि चीजों को क्या लिखना है, कैसे लिखना है, टिप्पणी में क्या लिखना है, समालोचना में क्या लिखना है, परीक्षण में क्या लिखना है, कारण बताओ में कैसे लिखना है, तो कैसे कैसे आगे बढ़ना है, कैसे कैसे लिखना है, इसकी एक बहुत अच्छी जानकारी आपको इससे हो पाएगी। तो और कई बार क्वेश्चन रिपीट भी रहते हैं, दोबारा पूछ लिए जाते हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस तरह की अच्छी किताब जो मार्केट में अवेलेबल है, दृष्टि की भी बहुत अच्छी अच्छी किताबें आती है, तो देख लीजिएगा और अपने अकॉर्डिंग इस तरह की सॉल्व आंसर राइटिंग के साथ में मेंस के लिए आप ले लीजिएगा, है ना। आपके बड़े काम की चीज होगी। आइए अब हम लोग बात करेंगे, आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में बात करेंगे। आज हम लोग गुप्त काल के बारे में बात करेंगे। आइए, गुप्त साम्राज्य, जैसा कि आपको जानकारी है, पहले भी मैं बता चुका हूं, ये इंडिया का मैप है, आप अच्छी तरह से इसको देख रहे हैं, है ना। ये भारत का मानचित्र है। गुप्तों का उदय कैसे कैसे हो रहा है, गुप्तों के उदय से आपने पढ़ा है किस प्रकार से 6ठी सदी ईसा पूर्व में, ये पाटलिपुत्र महाजनपदों का काल है। उत्तर भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 16 महाजनपद अलग अलग क्षेत्रों में समृद्ध हो चुके हैं। और महाजनपदों से हमने देखा है कि किस प्रकार से साम्राज्य का निर्माण होता है, और विशेषकर मगध साम्राज्य का उत्कर्ष आपने देखा है। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष, और मगध साम्राज्य के उत्कर्ष में हमने पढ़ा है बिंबिसार अजातशत्रु से होते हुए उदयन, आगे चल के कालाशोक, नंद वंश को हमने पढ़ा है, महापद्मनंद को पढ़ा है, और फिर हमने पढ़ा है ये तक्षशिला है, ठीक है। तो हमने ये भी देखा है कि किस तरह से चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से हमने देखा है कि किस तरह से ये मौर्य साम्राज्य का निर्माण हुआ, और आगे चल के मौर्य साम्राज्य लगभग पूरे भारत पर, संपूर्ण भारत के साथ साथ पाकिस्तान वाला क्षेत्र है, अफगानिस्तान वाला क्षेत्र है, ईरान वाला क्षेत्र है, यानी एक बहुत लंबे चौड़े क्षेत्र पर ये इनके समय में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में और अशोक के समय में शासन रहा। फिर हमने देखा कि
अंतिम मौर्य शासक के पतन के बाद बृहद्रथ की मृत्यु के बाद विभिन्न सारे राजवंश आए हैं। पुष्यमित्र शुंग को हमने पढ़ा, शुंग वंश, आगे चल के और कण्व वंश आए हैं। फिर चल के मौर्योत्तर काल में हमने पढ़ा है कि कई शक, कुषाण, हून, यवन, पार्थियन जैसे कई शासक ये पश्चिमोत्तर भागों से लगातार आक्रमण करते रहे हैं और आक्रमणकारी विभिन्न क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण स्थापित करके ये लगभग 200-300 वर्षों तक इनका शासन रहा। और फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसमें से सातवाहन तो यहीं के थे। सातवाहनों का काल बहुत अच्छा रहा है, ठीक है। लगभग दक्षिण भारत में उनकी राजधानी महाराष्ट्र में रही है। और हमने देखा कि सातवाहन के बाद कुषाण एक प्रमुख शासक रहे हैं। कुषाणों की भी बहुत अच्छी पैठ थी, एक लंबे चौड़े क्षेत्र पर उनका नियंत्रण और आधिपत्य रहा है। और फिर हम लोगों ने देखा है कि आगे चल के 200 AD 250 AD के पास यहीं के श्रीगुप्त के हमने बारे में पढ़ा है। श्रीगुप्त कौन थे? तो ये गुप्त काल के, गुप्त वंश के संस्थापक, इनको प्रथम संस्थापक माना जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि ये कुषाणों के क्या थे? सामंत थे, ठीक ना। और कुषाणों के सामंत रहेंगे श्रीगुप्त, और श्रीगुप्त के बाद इनके लड़के होंगे घटोत्कच, और घटोत्कच के बाद स्कंदगुप्त प्रथम। आइए तो हम लोग थोड़ा सा इसका एक राजनीति को भी देख लेते हैं, अध्ययन कर लेते हैं, है ना। इसमें से आप चीज़ों को समझ पाएंगे। जो चीज़ें टिक की हुई है इसको ही ध्यान से मैं आपको बताने के लिए, चूँकि बोर्ड पर लिखना संभव है नहीं इतनी सारी चीज़ों को, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अब आप देखिए, इस समय नए ये 3री शताब्दी की मैं बात कर रहा हूँ। 3री शताब्दी में ये भारत में देखिए पश्चिमी भाग में नाग शक्ति है। पश्चिमी भाग जो देख रहे हैं यहाँ नाग शक्ति है इस पश्चिमी भाग में, ठीक है। दक्कन में वाकाटक, ये जो दक्कन का क्षेत्र है यहाँ वाकाटकों का क्षेत्र है। और पूर्वी भारत में ये जो पूर्वी भारत है ये गुप्त वंश का क्षेत्र है, ठीक है। अब आइए इसी समय उत्तर प्रदेश और बिहार, आप देखिए, समझिए आप इसको। उत्तर प्रदेश बिहार कहाँ है? इसी समय में उत्तर प्रदेश और बिहार में, उत्तर प्रदेश और बिहार वाले जो क्षेत्र में गुप्त वंश की स्थापना हो रही है, ठीक है। ये गुप्त जो थे सो संभवतः कुषाणों के थे, सामंत थे, कुषाणों के सामंत थे। और हमने देखा किस तरह से विकेंद्रीकरण की प्रशासन में शुरुआत हो गई है। मौर्य प्रशासन को आप केंद्रीकरण के लिए जानते हैं, लेकिन मौर्योत्तर काल में प्रशासन का विकेंद्रीकरण होना शुरू हो गया। आइए हम लोग देखते हैं आगे चल के इनके बारे में। पुनः ताम्रपत्र से इनकी जानकारी मिलती है। एक समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये हरिसेन द्वारा लिखा गया है। साथ ही कुमारगुप्त का विलिसंड स्तंभ लेख है और स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख है, बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, कुमारगुप्त का विलिसंड स्तंभ लेख, स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख, इससे ये गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। हमने देखा श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की उपाधि ली। चंद्रगुप्त प्रथम का शासनकाल 319-335 ईस्वी रहा। इनकी विशेषता, इन्होंने एक नए संवत, गुप्त संवत चलाने का श्रेय है इनको। गुप्त संवत 319 से 20 ईस्वी पूछा जाता है। और शक संवत का काल है 78 ईस्वी। दोनों के बीच 241 वर्ष का अंतर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार यहाँ से पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। गुप्त संवत 319-20 से शुरू हुई, शक संवत 78 ईस्वी में शुरू हुई थी। दोनों के बीच 241 वर्ष का अंतर है। देखिए, चंद्रगुप्त प्रथम को वास्तविक संस्थापक माना जाता है, चंद्रगुप्त प्रथम को। और चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था, लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। और इन्होंने ही सर्वप्रथम रजत चांदी की मुद्राओं का प्रचलन किया था, याद रखिएगा। गुप्त वंश के ये प्रथम शासक है जिन्होंने रजत चांदी की मुद्राओं का प्रचलन किया। अब समुद्रगुप्त को देखते हैं, 335-375 ईस्वी इनका कार्यकाल रहा है। ये महान शासक हैं। समुद्रगुप्त के सामरिक विजयों का विवरण हरिसेन के प्रशस्ति काव्य प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। इन्होंने आर्यावर्त यानी उत्तर भारत के 9 शासकों को पराजित किया और दक्षिणापथ यानी दक्षिण भारत के 12 शासकों को पराजित किया है। और इनकी नीति थी ग्रहण, मोक्ष, अनुग्रह, शत्रु पर अधिकार करना, मुक्त करना, ठीक है। इतना डिटेल्स में नहीं जाना है आपको। धर्म विजय भी इनको कहा गया है, चूँकि विजय हासिल किए थे। फिर इसके बाद में ये इनकी नीति थी आत्मनिवेदन, इतना नहीं जाना है। समुद्रगुप्त का समकालीन इनके जो हैं पूछा जा सकता है बीपीएससी में कि इनके समकालीन लंका नरेश मेघवर्ण थे। इन्होंने इनसे अनुमति लिया था मठ बनाने के लिए। समुद्रगुप्त की महत्वाकांक्षी विजयों के कारण या उनके पराक्रमी शासक होने के कारण, है ना, उन्होंने सिक्के भी जारी किए थे, इसलिए इनको अप्रतिरथ, व्याघ्र पराक्रमांक एवं पराक्रमांक जैसे उपाधियों से सम्मानित किया गया है। विंसेंट स्मिथ साहब ने पूछा जा चुका है, कहा है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन।
समुद्रगुप्त विजेता के साथ साथ कवि, संगीतज्ञ और विद्या के संरक्षक थे। उनके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए चित्र मिला है। इन्हें कविराज भी कहा गया है। समुद्रगुप्त ने महान बौद्ध भिक्षु वसुबंधु को संरक्षण दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, वसुबंधु को संरक्षण दिया इन्होंने। अब चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में हम लोग देखते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय 380 से 412 इनका समय काल है चंद्रगुप्त द्वितीय का। और इनकी प्रमुख विशेषता रही है, गुप्त साम्राज्य अपने उत्कर्ष की चोटी पर पहुंचेगा इनके शासनकाल में, वैवाहिक संवाद और विजय दोनों के माध्यम से। विशाख दत्त का देवी चंद्रगुप्तम है, कृति है, बहुत इंपॉर्टेंट है। विशाख दत्त ने देवी चंद्रगुप्तम लिखा है। मुद्रा राक्षस भी इन्होंने लिखा है। चंद्रगुप्त को विक्रमादित्य परम भागवत के नाम से भी जाना जाता है। विक्रमादित्य की इन्होंने उपाधि लिया था विजयों के कारण। इनको शाकाहारी भी कहा गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय की दिग्विजयों की श्रृंखला उदयगिरी अभिलेख में भी है। इन्होंने राजधानी पाटलिपुत्र एवं उज्जैनी दोनों था। विद्या का एक प्रमुख केंद्र के रूप में उज्जैनी उभरा। पाटलिपुत्र के साथ उज्जैनी को भी राजधानी बनाया गया। इनके समय में कला साहित्य का अप्रतिम विकास हुआ। इनके दरबार में 9 विद्वान थे। 9 विद्वानों में कालिदास, धन्वंतरी, छपणक, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, घटकपर, वराह मिहिर, वररुचि जैसे विद्वान थे। और इनको हम लोगों ने नवरत्न की भी संज्ञा दिया है। अकबर के दरबार में थे, उस तरह इनके दरबार में भी थे। और बहुत महत्वपूर्ण है कि इनके दरबार में चीनी यात्री फाहियान 399 से 414 ईस्वी भारत आए थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। फाहियान आए थे, पाटलिपुत्र में भी वो रुके थे, देखे थे। अब इनके बाद में हम लोग कुमारगुप्त महेंद्रादित्य को देखते हैं। कुमारगुप्त 415 से 454 ईस्वी है इनका कार्यकाल है। मुख्य रूप से विलसंड अभिलेख के से इनकी जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है। विलसंड अभिलेख, इनका एक मंदसौर अभिलेख भी है। वत्स भट्टी का है मंदसौर अभिलेख। इससे गुप्त काल के बारे में, विशेषकर कुमारगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। तो विलसंड अभिलेख, मंदसौर अभिलेख, इनके समय में सर्वाधिक अभिलेख कुमारगुप्त के ही हैं। ठीक है, बस महत्वपूर्ण है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना, इसको ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध कहा जाता है। मुख्य रूप से महायान बौद्ध धर्म के लिए बहुत महत्वपूर्ण है नालंदा विश्वविद्यालय। इसके बाद हमने देखा स्कंदगुप्त को 455 से 467 ईस्वी। हुनों का आक्रमण हुआ है इनके समय में। और हुन हरिन केसरी भी इनको कहा गया है। हुनों पर इन्होंने, मलेच्छों पर इन्होंने विजय प्राप्त की। इन्हीं के साथ साथ इनके समय में गिरनार पर्वत पर सुदर्शन झील का पुनरुद्धार कराया गया। जैसा गिरनार पर्वत के बारे में आपने पढ़ा है कि ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय से ही चला आ रहा है। तो गिरनार पर्वत पर सुदर्शन झील जो था, इसका पुनरुद्धार कराया गया। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, रुद्रदामन ने भी इसकी मरम्मत कराई थी। इनके समय में सौराष्ट्र के गवर्नर थे पर्णदत्त, और पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित थे। यही पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित ने इसको ये मरम्मत का काम करवाया था। इसके बाद बुधगुप्त थे अंतिम, विष्णुगुप्त अंतिम शासक हैं। हुनों का आक्रमण होता है तोरमान के नेतृत्व में। मिहिर कुल है। ग्वालियर प्रशस्ति में हुनों के आक्रमण की जानकारी मिलती है। ठीक है, बस इसके साथ साथ नए गुप्त वंश का जब पतन होगा तो नए राजवंश आएंगे। क्या आएंगे? वल्लभी के मैत्रक या मैत्रेय, कन्नौज के मौखरी और थानेश्वर में वर्धन। बस अब प्रशासनिक व्यवस्था देखिए। अब प्रशासनिक व्यवस्था में देखते हैं, गुप्त राजाओं ने महाराजाधिराज परम भट्टारक की उपाधि लिया। राजा ही मुख्य थे, कर्ता धर्ता भगवान विष्णु के रूप में राजा को देखा जाता था। समुद्रगुप्त के बारे में हमने पढ़ा है। और इनके समय में विकेंद्रीकरण की प्रणाली का जन्म हो रहा है। विकेंद्रीकरण शासन में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा नहीं, विकेंद्रीकरण की शुरुआत हो गई है। हालांकि शुरुआत तो मौर्य काल के बाद ही हुई थी, लेकिन इनके समय में विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति देखी जाती है। सामंतवाद का उदय है ना, प्रारंभिक अवस्था पूरी तरह नहीं, सामंतवाद के उदय की शुरुआत भी मानी जा रही है। एक कामंदक की नीति सार है, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है कामंदक की नीति सार। इनके समय में कामंदक एवं कालिदास दोनों ने मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद की चर्चा की है। मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद। गुप्त साम्राज्य के जो बड़े अधिकारी थे ये कुमारामात्य होते थे। कुमारामात्य। अब देखिए अधिकारी जो कुछ प्रमुख होते थे, महाबलाधिकृत हैं, सेना के सेनापति। पूछा जा सकता है कि महाबलाधिकृत, सेना के सेनापति, महादंडनायक, न्यायाधीश, संधि विग्रह, युद्ध तथा संधि के मंत्री। इंपॉर्टेंट, महाबलाधिकृत, सेना का सेनापति, महादंडनायक, न्यायाधीश, संधि विग्रह, युद्ध संधि के विषयों के मंत्री। दंडपाशिक, पुलिस विभाग के अधिकारी होते थे। महापक्षटलिक हैं, महापक्षटलिक लेखा विभाग के अधिकारी थे।
शासन राज्य एवं जिले इकाइयों में विभाजित थी। तो सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई जो थी देश थी, देश मतलब राष्ट्र, ठीक है। और देश का प्रशासक गोप्ता होता था जो राजा से नीचे होते थे। फिर प्रादेशिक इकाई ये राज्य के प्रांत जैसा है, इसको भुक्ति कहा जाता था। प्रांतीय प्रशासन भुक्ति कहा जाता था। इसको प्रदेश या भोग, आज का जो राज्य है वही था भुक्ति, प्रदेश या भोग कहा जाता है। इसके जो गवर्नर होते थे, आज के सीएम और गवर्नर हैं, तो इनके समय में गवर्नर को गोप्ता भोगपति या राजस्थानीय कहा जाता था। गोप्ता भोगपति याद रखिएगा, ठीक है। अब इसके बाद में हमने देखा कि जिला, राज्य के बाद कौन प्रशासन की इकाई जिला है। जिला को इस समय विषय कहा जाता था। आज के जो डीएम होते थे उस समय के विषयपति हैं, जिला को विषयपति। और फिर नगरों का प्रशासन के अलग से नगर श्रेष्ठी सार्थवाह, इंपॉर्टेंट है, नगर श्रेष्ठी सार्थवाह और प्रथम कुलिक। नगर श्रेष्ठी सार्थवाह, प्रथम कुलिक, प्रथम कायस्थ होते थे। स्थानीय शासन, नगर प्रशासन, ग्राम प्रशासन की चर्चा है। प्रत्येक विषय में कई ग्राम होते थे, जैसा कि मैं बताया कि विषय जिला होता था, कई ग्राम होते थे। और गांव के जो अधिकारी होते थे ग्रामीण, वो महतर होते थे। जैसे आज के जो मुखिया जी हैं तो ग्राम के अधिकारी महतर होते थे, ये वही ग्राम पंचायत की बात है, मुखिया जी को महतर बोला जाता था। और अनुमंडल या ब्लॉक समझ लीजिए, उस समय कुछ गाँव का समूह होता था जिसको पेठ बोला जाता था, पेठ या पेठ समूह। न्याय व्यवस्था भी देखते हैं, राजा सम्राट सर्वोच्च न्यायपति थे, न्यायालय राजा का न्यायालय, पूग न्यायालय इत्यादि था। महादंड नायक, सर्वदंड नायक ये लोग न्यायाधीश होते थे। सेना भी थी, अश्वारोही गज पदाति, रथरोही अश्वारोही गज सेना थी। सैनिक को चार्ट कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। सैनिक को चार्ट कहा जाता था। पुलिस कर्मचारी को भाट कहा जाता था। सैनिक को चार्ट, पुलिस को भाट कहा जाता था। उपज भाग 1/6 भाग दिया जाता था। उत्पादन का टैक्स लगाया जाता था। पूछा गया है कि उस समय टैक्स का क्या था, 1/6, 1/8, 1/10, 1/4, तो 1/6 था। भाग, भोग, उदंग, ये सब कर के क्या हैं, प्रकार हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे कि भूमिकर संग्रह करने वाले जो अधिकारी होते थे उनको हम लोग महाक्षपटलिक कहते थे। महाक्षपटलिक या कार्निक कहा जाता, तो भूमि संग्रह करते थे। और इस समय मंदिरों एवं ब्राह्मणों को भी भूमि दान दी जाती थी, जिसे हम लोग अग्रहार कहते थे। अग्रहार। विकेंद्रीकरण हमने देखा कि किस तरह से विकेंद्रीकरण की प्रणाली है। आगे चल के पद वंशानुगत होने लगेगा। सामाजिक जीवन हम लोग देखते हैं मुख्य रूप से, मोटे मोटे तौर पर। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र के बारे में मौर्य काल में लिखा है। इनके समय में वराह मिहिर प्रमुख विद्वान है, इनकी बृहद संहिता है। व्यापार, कारीगर इत्यादि के बारे में चर्चा है। फिर हम लोग इनके समय में मयूर शर्मन है, हून है, चांडाल है, श्रेष्ठी सार तो ज़्यादा नहीं पढ़ना है, डिटेल्स में नहीं जाना है, इतिहास ऑप्शनल आपका नहीं है, बस मोटे तौर पर। दास प्रथा भी प्रचलित थी इनके समय में। स्त्रियों की दशा, दहेज प्रथा, बाल विवाह ये सब नहीं थी। सती प्रथा थी। एरन अभिलेख सती प्रथा का साक्ष्य मिलता है। एरन अभिलेख बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा गया है, पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा, एरन अभिलेख सती प्रथा का साक्ष्य मिलता है। बस बाकी ये सब याज्ञवल्क्य स्मृति है, कात्यायन है, नारद स्मृति है, इसी समय काल की डिटेल्स नहीं पढ़ना है। आर्थिक जीवन में कृषि लोगों का मुख्य आधार रहेगा। कृषि, चावल जो प्रमुख फसल रहेगी, ईख, धान इत्यादि, ये सब यहाँ से पूछा जा सकता है प्रश्न। क्षेत्र क्या था, खेती के लिए उपयुक्त भूमि। खेती के लिए उपयुक्त भूमि को क्षेत्र कहा जाता था। वास्तु, वास करने योग्य भूमि, रहने योग्य भूमि को वास्तु। खील, जो भूमि जोती नहीं जाती थी, खील। अपरहत, बिना जोती गई जंगली भूमि, चारागाह पशुओं को चरने के लिए, इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिएगा। अमरकोश में भूमि का अमरकोश में भूमि का उल्लेख है। वराह मिहिर की बृहद संहिता में भी है। कपड़े का निर्माण होता था, कताई, बुनाई इत्यादि हस्तकरघा के बारे में जानकारी मिलती है। फिर हम लोग देखते हैं सार्थवाह, श्रेणीबल इत्यादि की चर्चा है। मंदसौर अभिलेख में रेशम बुनकरों की चर्चा है। ये सब कुछ प्रमुख शहर थे। इंदौर, विदिशा, उज्जैनी, नासिक, मंदसौर, मथुरा, कौशाम्बी, इसको नहीं इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जानने के लिए देख लीजिए, बस हो गया। व्यापारियों की समिति होती थी। पूग, श्रेणी निगम, ये सब व्यापारी की समिति थी। मुख्य रूप से श्रेष्ठी कहा जाता था। नगर निगम के जो समिति होती थी, निगम कहा जाता था। ये सब व्यापार के लिए था, नगरों में विशेष करके श्रेष्ठी थे। समूह को सार्थवाह कहा जाता। पूछा जाएगा किससे संबंधित है, तो व्यापार वाणिज्य से संबंधित नगर श्रेष्ठी। स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन हुआ है। गुप्त राजाओं ने चांदी के सिक्के भी चलाए गए हैं। बस फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि कुछ और है। व्यापार की दृष्टि से देखते हैं कि यह काल स्वर्ण काल जैसा ही है। स्वर्ण काल तो नहीं है, मौर्योत्तर काल स्वर्ण काल था।
लेकिन फिर भी व्यापार की दृष्टि देखते हैं कि रोमन व्यापार का पतन हो गया है इस समय। जो आपने पढ़ा है किस तरह से दक्षिण भारत में रोम से व्यापार होता था, मुजरिस और विभिन्न जो बंदरगाह अरिकामेडू हैं, कावेरीपत्तनम हैं, ये सब बहुत समृद्ध बंदरगाह थी। तो रोमन व्यापार के समय पतन हो जा रहा है और दक्षिण भारत के तीनों प्रसिद्ध बंदरगाह मुजरिस, अरिकामेडू, कावेरीपत्तनम, देख लीजिएगा जगह कहाँ कहाँ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुजरिस, अरिकामेडू, कावेरीपत्तनम का भी पतन हो जाता है। अब व्यापारिक संबंध मुख्य रूप से बैजेंटाइन साम्राज्य व चीन के साथ हो जाता है। मुख्य रूप से कहाँ? बैजेंटाइन साम्राज्य मध्य एशिया में, और अब चीन के साथ व्यापार हो जाता है। श्रीलंका के साथ भी, भारत चीन श्रीलंका के साथ भी व्यापार बहुत बढ़िया रहा है। रेशम मसाले के व्यापार होते थे। ताम्रलिप्ति बहुत प्रमुख बंदरगाह है। पूछा जा सकता है ताम्रलिप्ति का संबंध, तो ताम्रलिप्ति का संबंध ये पश्चिम बंगाल में कलकत्ता है ना बंदरगाह, तो कलकत्ता के नीचे वाला जो एरिया है वेस्ट बंगाल में, तो यही ताम्रलिप्ति बंदरगाह हुआ करता था और ये प्राचीन काल से बहुत प्रमुख रहा है। यहाँ से चीन, लंका, जावा, सुमात्रा, दक्षिण पूर्व एशिया आदि देशों के साथ व्यापार होता था। और पश्चिम भाग में भृगु कक्ष है, ठीक ना, पश्चिम भाग में यहाँ है ये जो बंदरगाह है कोलकाता ही था, ताम्रलिप्ति बंदरगाह, कोलकाता वाला है ना, तो ये ताम्रलिप्ति बंदरगाह था यहाँ। और ये जो गुजरात का जो भड़ौच है, यहाँ देखिए ये जो भड़ूच है, ये था भाड़ू कक्ष, ठीक, यही था भड़ौच या भाड़ू कक्ष बंदरगाह था जो बहुत प्रमुख था। और नीचे में मुजरिस है ना, नीचे में यहाँ हम लोग देखते हैं कि अरिकामेडू, चेन्नई वाला जो था इसको अरिकामेडू, और ये केरल तटवर्ती क्षेत्र में ये मुजरिस बंदरगाह था। ये इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसके बाद हमने देखा कि ताम्रलिप्ति देखा, गुजरात भड़ौच देखा, श्रेणी समूह के बारे में पढ़ा, अक्षय निवि, ये भू राजस्व का प्रकार था, बस, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। धार्मिक दशा देखिए, धार्मिक दशा क्या था, तो धार्मिक दशा ब्राह्मण धर्म का उत्थान का काल है, देख रहे हैं ना, ब्राह्मण धर्म का उत्थान का भक्ति आंदोलन का काल रहा है। हिंदू धर्म के जो प्रमुख हैं, मूर्ति उपासना शुरू हो गया है, मूर्ति उपासना। वैष्णव शैव धर्म का प्रचलन है, हिंदू धर्म का पुनरुत्थान है, वैष्णव शैव धर्म। परम भागवत सिक्कों पर है, चंद्रगुप्त द्वितीय तथा समुद्रगुप्त के सिक्कों पर विष्णु के वाहन गरुड़ भी अंकित है। भगवद गीता में वैष्णव धर्म को प्रतिपादित किया गया है, बस। दशावतार मंदिर इत्यादि है। फिर इसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं है। शैव धर्म के बारे में लिखा गया है, शैव, पाशुपति का पालिक पूछा जाएगा तो ये शैव धर्म संबंधित, बस हो गया। बौद्ध धर्म के बारे में वही हमने पढ़ा, नालंदा में प्रसिद्ध बौद्ध विहार की स्थापना हुई है, ह्वेन-सांग गित्सिंग ने इसका वर्णन भी किया है। और यह महायान संप्रदाय से संबंधित था। और माध्यमिक या योगाचार, ये दर्शन का प्रादुर्भाव हुआ है। ये जो वसुबंधु, मैत्रेयनाथ और दिग्नांग है, ये आर्यदेव, असंग, वसुबंधु, मैत्रेयनाथ, दिग्नांग, ये लोग बौद्ध विद्वान रहे हैं जो कि नालंदा विश्वविद्यालय से संबंधित रहे हैं। कला साहित्य देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कला साहित्य में इसको स्वर्ण काल कहा जाता है। कला साहित्य की दृष्टि से भारतीय इतिहास का क्लासिकी युग या स्वर्ण काल है। स्थापत्य एवं चित्रकला के क्षेत्र में हमने देखा, क्या क्या देखा, मंदिर निर्माण का जन्म हुआ है, वैष्णव मंदिर है, शिखर भी पहली बार आ रहा है, ईंटों का प्रयोग, पत्थरों का प्रयोग हो रहा है। कुछ मंदिरों के प्रमुख उदाहरण हैं, एक है ये देवगढ़ झांसी दशावतार मंदिर है, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर है ईंटों का, भीतर गांव कानपुर में ईंटों का मंदिर है, कुछ और मंदिर है, भुमरा नागौद में शिव मंदिर है, तिगवा में विष्णु मंदिर है, बस कुछ और, बस हो गया, इतना ही इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिएगा। बौद्ध गुहा मंदिरों में अजंता एवं बाघ की गुफाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसको देखना है। अजंता एवं बाघ गुफाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं, गुप्त काल की हैं। अजंता की गुफा संख्या 16, 17, 19 ये गुप्त काल की हैं। गुफाओं में भाजा, दक्कन की भी ये गुफाएं हैं। अजंता गुफाएं महाराष्ट्र में हैं। मूर्तिकला, चित्रकला देखिए, बाघ, अजंता, बादामी की गुफाओं बहुत महत्वपूर्ण है। मथुरा शैली की प्रधानता रही है। अजंता के चित्र मुख्यतः धार्मिक विषयों पर संबंधित हैं। अजंता में क्या है, बौद्ध जैन धर्म से संबंधित है और हिंदू धर्म संबंधित भी है और धार्मिक विषय संबंधित है। और बाघ के चित्र जो है सो मनुष्य के लौकिक जीवन से संबंधित है। इनके समय सारनाथ की मूर्तियाँ इत्यादि प्रमुख थी। अजंता का बौद्ध कला बहुत महत्वपूर्ण था, मुख्य रूप से उदाहरण थे। साहित्य के बारे में अनेक स्मृतियाँ, सूत्रों पर भाष्य लिखा गया, पुराणों में रामायण महाभारत को लिखा गया, नारद, कात्यायन, पराशर स्मृति लिखा गया। पहली बार विज्ञान में शून्य सिद्धांत दिया गया है ना, शून्य का सिद्धांत, दशमलव प्रणाली का विकास हुआ। आर्यभट्ट के बारे में पढ़ा है, पूछा गया है प्रश्न यहाँ से। शून्यवाद के सिद्धांत के जनक पहली बार इन्होंने कहा कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती हुई सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है।
इसके साथ साथ इस काल में प्रमुख गणितज्ञ ज्योतिष विद्या में भी निपुण थे। इनमें आर्यभट्ट प्रथम, वराहमिहिर, भास्कर प्रथम, ब्रह्मगुप्त। बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। आर्यभट्ट प्रथम, वराहमिहिर, भास्कर प्रथम, ब्रह्मगुप्त विशेष महत्व है। ये कुछ पुस्तकें हैं, देख लेना है यहाँ पर। ऋतु संहार, मेघदूत, कुमार संभव, रघुवंश, मल्लिकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, कालिदास की। मुख्य रूप से मेघदूत, रघुवंश याद रखिएगा, पूछा जाता है। इसके साथ साथ मुद्रा राक्षस देवी चंद्रगुप्तम विशाख दत्त की है। मुद्रा राक्षस देवी चंद्रगुप्तम विशाख दत्त की है। 10 कुमार चरित्र स्वप्नवास बदत्ता, 10 कुमार चरित्र दंडिन की है। स्वप्नवास बदत्ता भास की है। हर्षचरित कादम्बरी वान की है। हर्षचरित कादम्बरी वानभट्ट की है। नागानंद प्रियदर्शिका और रत्नावली ये हर्ष की है। बहुत महत्वपूर्ण है, इसको नोट कीजिएगा, अपना नोट्स कॉपी में लिखिएगा। नागानंद प्रियदर्शिका और रत्नावली, नागानंद प्रियदर्शिका रत्नावली हर्ष का है। हर्षचरित कादम्बरी वाणिया वानभट्ट का है। बृहद संहिता और पंच सिद्धांत का वराहमिहिर का है। ब्रह्म सिद्धांत आर्यभट्टियम सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट, बहुत इंपॉर्टेंट। ब्रह्म सिद्धांत आर्यभट्टियम सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट का है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा, नीति शास्त्र कामांदक, कामसूत्र वात्स्यायन, चरक संहिता चरक, मृच्छकटिकम सूत्रक। ठीक, बस यहाँ पर गुप्त काल में इतना ही पढ़ना है जो कि हमने बता दिया। और फिर से हम लोग दूसरे एपिसोड में आएंगे और पुनः हम लोग अब बोर्ड पर भी हम लोग गुप्त काल के बारे में देखेंगे, है ना, प्रशासनिक व्यवस्था को देखेंगे और अन्य चीज़ों को पढ़ेंगे। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आप पढ़िए। वो किताब में बस मैं अपनी आसानी के लिए दिखा रहा था, ताकि चीज़ों का बोर्ड लिखना संभव नहीं होता है, तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो आपके काम की चीज़ें हैं, उसके माध्यम से मैं आपको बता दिया। आप उसको नोट कीजिए, चिंतन मनन कीजिए, ठीक ना, और अच्छे से आप तैयारी कीजिए। मेंस भी आपको देना है, मेंस में भी ये चीज़ें काम की आएंगी। और मैं बाकी अगले क्लास में मैं और डिटेल्स गुप्त काल के बारे में बताऊंगा। तब तक आपकी सफलता के लिए मैं आराध्य देव से प्रार्थना करूंगा।